हेलो स्टूडेंट्स, चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये अपना 4th लेक्चर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम पे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उसके बाद अपन आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो सॉल्यूशन का पोर्शन है इसमें थोड़ा सा काम आता है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर अपन ले चैटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, 32 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब 16 मोल्स एंड 112 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मतलब 4 मोल्स। ठीक है, नाइट्रोजन 28 ग्राम हो गया। आर सील्ड विद अ सूटेबल कैटलिस्ट। सील्ड कर दिया मतलब वॉल्यूम जो है तुम्हारा कांस्टेंट है इन अ 1 लीटर वेसल, और कितना है 1 लीटर है। द वेसल इज हीटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला कभी भी until equilibrium is established। बहुत अच्छी बात है। when it is found that the pressure in the vessel has fallen to 9/10 of its initial value, मतलब जो इनिशियल प्रेशर है उसका 9/10 हो गया है अपना इक्विलिब्रियम पे। तो बोल रहा है कैलकुलेट केसी फॉर द रिएक्शन। तो कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे पता चली, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनिशियल प्रेशर जो है और फाइनल प्रेशर जो होगा इक्विलिब्रियम पे उसमें रिलेशन है 9/10। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फिर आसान से ही दिख रहा है। देखो, रिएक्शन दे रखी है हमको, तो T इक्वल्स टू 0 पे हमने निकाल लिया कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स आ रहे हैं 4, और हाइड्रोजन के दे रखे हैं 16। ये प्रोडक्ट है, ये 0 होगा। फिर जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स हो जाएंगे 4 - x, ये हो जाएगा 16 - 3x, और ये बनेगा 2x। ये अभी मोल्स हुआ, हमको केसी में कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं अगर इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन देखूँ तो खैर कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कितना दे रखा है 1। अगर 1 के अलावा कुछ होता तो डिफरेंस आ सकता था, इसलिए इस स्टेप को हमेशा ध्यान रखो कि वॉल्यूम मिस नहीं हो। ठीक है, केसी का एक्सप्रेशन अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो केसी क्या आएगा, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 का कॉन्सेंट्रेशन, H2 का कॉन्सेंट्रेशन और उसका क्यूब। वैल्यूज़ डाल दो। 1 को अब मैं हटा दूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका, तो मैं डायरेक्टली 2x स्क्वायर लिख रहा हूँ अपॉन 4 - x, ये नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, 16 - 3x का होल क्यूब। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें x तो हमको पता ही नहीं है, x क्या है, कैसे करें उसके लिए। तो देखो, एक डेटा और दे रखा है, अब उसका यूज़ करते हैं। हमको क्या दे रखा है, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, बोल रखा है आप इन दी वेसल हैज़ फॉलन टू 9/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल अगर मैं करता हूँ तो ये 10/9 हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इस रिलेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। PV इक्वल्स टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दैट आर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि बाकी तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं बड़े प्यार से कि P इनिशियल अपॉन P फाइनल इज इक्वल टू N इनिशियल अपॉन N फाइनल। अब तो हो ही गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया अपना। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं यूज़ करता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन आया है, तो 10/9 इज इक्वल टू N इनिशियल कितना है 4 + 16, शुरू में यही दोनों मोल्स हैं, और N फाइनल फिर कितना हो गया 4 - x प्लस 16 - 3x प्लस 2x, ये रहे सारे मोल्स। तो यहाँ से ये रिलेशन आया, सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं इसको। तो इधर से क्या मैं बहुत इजीली x कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये जो x कैलकुलेट हो जाएगा उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, kc की। समझ में आया? तो इस तरीके से हम kc की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द मोलर रेशियो 1:3 एट 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 650 डिग्री टेम्परेचर इज अलाउड टू रिएक्ट टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है, द NH3 प्रेजेंट। अब इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है मतलब वेसल क्लोज्ड ही होगा, क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रियम अचीव हो पा सकता है। द NH3 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इज 25% बाय वेट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे NH3 होगा, नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा, उसमें से 25% वेट हमको किसका बोल रहा है, NH3 का। कैलकुलेट KP फॉर दी रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो डिफ़िकल्ट नहीं है ये, ध्यान से देखिए, इजी कंसेप्ट है।
मोलर रेशो 1:3 दे रखा है, उसको आप बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हो अगर मैं इनिशियली N2 का प्रेशर निकालना चाहूँ। तो मोलर रेशो हमको दे रखा है। अब हम अभी पिछले क्वेश्चन में देख कर आए हैं कि प्रेशर और मोल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम चेंज कर नहीं सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ से मोलर रेशो को प्रेशर के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अगर मोलर रेशो 1:3 है तो प्रेशर का रेशो भी 1:3 होगा। तो PN2 अगर मुझे निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो ये 1/4 कैसे करा, N2 और H2 का रेशो है, N2 रेशो H2 दे रखा है 1:3। तो यहाँ से अगर मुझे N2 निकालना है तो वो 1/1+3 हो जाएगा, और अगर H2 निकालना है तो वो 3/1+3 हो जाएगा। सिंपल मैथ्स। तो उसी को हमने यहाँ पे यूज़ करा, तो ये आ गया 12.5 ATM। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रेशर निकाल लूँ तो वो कितना आ जाएगा, 3/4 × 50 विच इज़ 37.5 ATM। तो हमारे पास प्रेशर आ गया इन दोनों का, इनिशियल प्रेशर। अब उसको यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे जो रिएक्शन है अपनी उसी में उसको इस्तेमाल करा जाए। तो ये रिएक्शन दे रखी है, इसी के नीचे मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ। तो T = 0 पे N2 का प्रेशर आया हमारे पास 12.5, H2 का प्रेशर आ रहा है 37.5, और ये होगा 0, प्रोडक्ट है बना ही नहीं होगा तब तक। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो उस पॉइंट पे ये मान लो x कम हुआ, तो ये 37.5 माइनस 3x और ये 2x बना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके लिए अगर मैं Kp लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो 2x का स्क्वायर अपॉन 12.5 माइनस x 37.5 माइनस x। फिर से प्रॉब्लम क्या है, हमको किसकी वैल्यू नहीं पता है, सॉरी माइनस 3x। हमको किसका वैल्यू नहीं पता है, और ये आपका क्यूब है, क्यूब है ना, हाँ क्यूब है। अब इसमें हमको किसका वैल्यू नहीं पता है, x है ही नहीं, तो Kp कैसे निकालोगे, प्रॉब्लम होगी Kp निकालने में। समझ में आ रही होगी ये बात। तो देखो अब यहाँ पे कैसे हम Kp निकाल सकते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र क्या होता है यहाँ पे, PV = nRT। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करता हूँ ताकि हम इस डेटा को यूज़ करें, क्योंकि हमको दे रखा है 25% बाय वेट। तो इसको हम ये लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास, मोल्स को। ठीक, इधर से अगर आप ढंग से देखो तो W को हम ये लिख सकते हैं PM, और मैं इनको साथ में लिख लेता हूँ। ये समझ में आ रहा होगा मैंने साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ से आ गया कि जो वेट है दैट इज़ कांस्टेंट के लिए K लिख देता हूँ P × M। देखो हमने अपने यूज़ के हिसाब से इसको फॉर्मुलेट कर दिया। अब हम इसी को यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो डेटा हमको दे रखा है, देखो वेट ऑफ NH3 परसेंटेज बाय वेट ये 25 दे रखा है। तो वेट ऑफ N2 प्लस वेट ऑफ H2 प्लस वेट ऑफ NH3, ये जो रेशियो है ये कितना दे रखा है हमको, 25/100। यही चीज़ दे रखी है ना बेसिकली। समझ में आ रही है बात। अब ये वैल्यूज़ अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाली सारी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो K डॉट PNH3 डॉट MNH3, इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन हमने निकाला है, अपॉन N2 के लिए क्या लिखेंगे, K डॉट PN2 × MN2 प्लस K डॉट PH2 × MH2 प्लस K डॉट PNH3 डॉट MNH3। ये किसके बराबर है, 25/100। कांस्टेंट तो कैंसिल हो रहा है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ हमको पता है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, उसको देख लेते हैं इधर। देखिए बाकी सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे बहुत इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए ये इतना हुआ अपने पास। अब इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करें, PNH3 कितना है, 2x, ठीक, और MNH3 हो जाएगा
17 अपॉन N2 का प्रेशर कितना था 12.5 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे इंटू 28 प्लस 37.5 माइनस 3x इंटू 2, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, प्लस 2x इंटू 17, ये NH3 के लिए हो गया। ये किसके बराबर है 25/100। यहाँ से क्या हम बहुत इजीली x कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ये x की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी तो इस x को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इस वाली इक्वेशन में। तो इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा Kp। तो आई होप ये क्लियर होगा कि हमने किस तरीके से इसको किया है। तो आप लोग सॉल्व करिए, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअली, ठीक है। किस तरीके से हमने PV इक्वल्स टू nRT दोनों क्वेश्चन में यूज़ करा, तो ये अब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना। तो अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली ये कितने पार्टिकल्स हैं, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम ऐसे बोल सकते हैं, दोज प्रॉपर्टी विच एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दोज प्रॉपर्टी विच एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। वेदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं ये प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हम दो तरीके से बोलते हैं, वन इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे केस में ये ज़्यादातर एट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। And this is directly proportional to mass observed, sorry, inversely proportional to mass observed. Similarly, theoretical colligative properties की हम बात करें, theoretical colligative property, ये जनरली इनिशियल वाला केस होता है हमारा, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू theoretical number of particles and inversely proportional to mass theoretical। तो बेसिकली जो भी इनिशियल अपन ने कंपोनेंट लिया है उसके मास की यहाँ पे बात हो रही होती है, ठीक। फिर आता है इसमें वेंट हॉफ फैक्टर। ये सॉल्यूशन चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जितना हमको काम की ज़रूरत है उतना मैं तुमको बता देता हूँ। आई से डिनोट करते हैं इसको, दिस इज ऑब्जर्व्ड colligative property upon theoretical colligative property। तो अगर मास की टर्म्स में लिखेंगे इसको, तो मास की टर्म्स में क्या हो जाएगा, m theoretical अपॉन m observed, इन्वर्स रिलेशन होता है इनके बीच में। तो ये जो फैक्टर है इसको हम अब थोड़ी सी देर में यूज़ करने वाले हैं कुछ फॉर्मूले डिराइव करने के लिए। मैं डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि एक बार तरीका भी देखते हुए चलो कि किस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली। चलिए, तो इसको देखते हैं अब, ठीक है। तो पहले मैं डिसोसिएशन के लिए देख रहा हूँ, ठीक। तो पहला सिनेरियो हम ले रहे हैं, दैट इज़ फॉर डिसोसिएशन रिएक्शंस के लिए। तो डिसोसिएशन रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, डिसोसिएशन रिएक्शंस में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेता हूँ। सबसे पहले तो ए गैस ये डिसोसिएट कर रहा है कुछ इस तरीके से कि बना रहा है बी गैस प्लस सी गैस प्लस डी गैस एंड सो ऑन, ठीक, अप टू एन एलिमेंट्स जा रहे हैं। तो इनिशियली इसके ए मोल्स हैं, ये सब प्रोडक्ट है, तो 0 0 0।
फिर इक्विलिब्रियम पे ये a माइनस ए अल्फ़ा हुआ, तो ये भी ए अल्फ़ा बनेगा, ये भी ए अल्फ़ा, ये भी ए अल्फ़ा एंड सो ऑन। तो कलेक्टिवली इनको मैं एन ए अल्फ़ा लिख सकता हूँ, क्योंकि एन टाइम्स हम ले रहे हैं सेम चीज़, तो ये हो जाएगा एन ए अल्फ़ा। अब यहाँ पे जब हम इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर लिखेंगे, तो वेंट ऑफ फैक्टर लिखते टाइम आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम वाले केस को लेते हैं, तो ये टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ए के मोल्स हो गए ए वन माइनस अल्फ़ा प्लस ये सारे मोल्स हो गए एन ए अल्फ़ा, ठीक है, एन ए अल्फ़ा। एंड पार्टिकल्स की बात हो रही है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एन ए से अपॉन इनिशियल एम थ्योरेटिकल, मैंने बोला था इनिशियल लेंगे तो इनिशियली मोल्स कितने हैं ए, पार्टिकल्स की बात हो रही है इसको भी मल्टीप्लाई कर दो एन ए से। तो एन ए से मल्टीप्लिकेशन का सेंस समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर देखो इधर से ए कॉमन लेके ए भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा क्या, ये वन माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो n माइनस वन अल्फ़ा इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड माइनस वन। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा निकालता हूँ तो अल्फ़ा कितना आ गया, एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एम ऑब्जर्व्ड एन माइनस वन। कोई परेशानी इसमें, इसको याद कर लो, लर्न दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो कि हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम यहाँ पे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एम थ्योरेटिकल एम ऑब्जर्व। ये उन केसेस के लिए है जब आपको डेटा जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए मैंने बोला कि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये बेटर तरीके से समझ में आएगा कि किस टाइप के डेटा में हमको इसको यूज़ करना है। या ऐसा मान लो अल्फ़ा निकालने का और कोई तरीका नहीं है, उन केसेस में इनको यूज़ करो। एन की बात करें यहाँ पे अपन, तो ये एन क्या है, एन देखो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो बेसिकली ये क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो तुम इसको यही मान सकते हो कि एन क्या है तुम्हारे पास, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री। जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, PCl5 की रिएक्शन ले लेते हैं, PCl3 प्लस Cl2, गैस गैस, और ये भी गैस फॉर्म में। तो अगर मैं ये रिएक्शन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे लिए एन कितना हो गया, कितना स्टोइकियोमेट्री है टोटल प्रोडक्ट्स का, 2, तो एन विल बी 2। तो ये हमारा एन होता है यहाँ पे। आई होप क्लियर होगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर देखिए कुछ डेटा देख लेते हैं, जैसे कि मैं फॉर्मूले को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ किस तरीके से। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लिखते थे, अभी हमने देखा है उसको हम ये लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एम नॉट, एम ऑब्जर्व्ड। सेकेंड, इसी को थोड़ा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी अपॉन पी। ये समझ में आया होगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, वेट अपॉन वॉल्यूम है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बहुत इजीली, डेंसिटी। तो रो आर टी बाई पी। तो एम ऑब्जर्व्ड के लिए एक और फॉर्मूला आ गया है यहाँ पे, रो आर टी बाई पी। अब कभी क्वेश्चन में अगर डेंसिटी की फॉर्म में डेटा दे रखा है तो इसको यूज़ करो डायरेक्टली, ठीक है। और एक गैशियस स्टेट में हमने रेट ऑफ इफ्यूजन में पढ़ा होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती थी, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो कि अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होते हैं उनको सॉल्व करते टाइम काफ़ी हैंडी हो सकते हैं, काफ़ी काम आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फॉर एसोसिएशन रिएक्शंस। अभी हमने डिसोसिएशन के लिए देखा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एसोसिएशन रिएक्शंस के लिए, ठीक है। चलो एसोसिएशन रिएक्शन ले लेते हैं। तो एसोसिएशन रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से हो गई, एन ए गैस और ए एन गैस फॉर्म हो रहा, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 पे इसके ए मोल्स, तो ये 0 होगा। टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे ये ए 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, तो ये ए अल्फ़ा बाय एन। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पे हम जनरली 1 रखते हैं, तो मैं पूरी को एन से डिवाइड कर दूंगा तो ये
ए अल्फ़ा बाय एन आएगा। इसके लिए अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर देखता हूँ तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थियोरेटिकल विच इज़ इक्वल टू एम थियोरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसके ऑब्जर्व्ड मोल्स हो गए जो इक्विलिब्रियम पे हैं, वो कितने आ रहे हैं, ए 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा बाय एन, ठीक है। और पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो इसको मैंने एन ए से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन इनिशियली ए था, थियोरेटिकल में इनिशियल लेते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हो गया, ए भी कैंसिल आउट हो ही रहा है और ये किसके बराबर लेना है हमको, एम थियोरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व। सेम चीज़ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करा, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर देखो तो इधर से क्या बना, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन इज इक्वल टू एम थियोरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसको अगर थोड़ा सा अरेंज कर लिख लेते हो तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा आ रहा है हमारा, अल्फ़ा इज़ एम थियोरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड 1 बाय एन माइनस 1, ठीक है। बस ये चेंज हुआ है यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ रहा है, 1 बाय एन माइनस 1, और डिसोसिएशन के केस में कितना आया था, एन माइनस 1। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को भी क्या करिए, याद कर लीजिए। तो यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो पहले जज करिए कि रिएक्शन हमारी किस चीज़ की है, एसोसिएशन की है या फिर डिसोसिएशन की है, ठीक है। क्लियर होगा इतना। चलिए तो अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उसके बाद ले चैटलियर प्रिंसिपल पे बढ़ेंगे आगे। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो तो इस पर फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। At 627 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, SO3 is partly dissociated into SO2 and O2. The density of equilibrium mixture is 0.925 gram per liter. Calculate Kp for the reaction. तो रिएक्शन हमको दे रखी है। अब इसमें डेटा को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। अल्फ़ा निकालने का कोई भी सोर्स दिख रहा है और कोई, जिस तरीके से हम अल्फ़ा निकाल सके, क्योंकि केपी के लिए अल्फ़ा तो चाहिएगा, नहीं दे रखा है। प्रेशर दे रखा है, प्रेशर है अपने पास 1 atm, तो वो अपने लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमको अपने आप समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे क्या कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। क्योंकि जो डेटा दे रखा है 0.925 ग्राम पर लीटर डेंसिटी दे रखी है, मेरे पास अल्फ़ा निकालने का कोई भी सोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो पहले हम ये यूज़ कर लेते हैं, एम ऑब्जर्व्ड रो आर टी बाय पी, अभी देखा है हमने थोड़ी देर पहले। तो डेंसिटी दे रखी है 0.925, आर हो गया 0.0821, टेम्परेचर हो गया 900, 627 दे रखा है। देखो टेम्परेचर पे भी ध्यान दो, जब भी ऐसा टेम्परेचर दे रखा है मतलब यूज़ आने ही वाला है, राउंड फिगर हो रही है, और प्रेशर 1 है। तो इधर से हम एम ऑब्जर्व निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा, लेट से 68.3 आता है, ठीक है। इतना आएगा नहीं आएगा मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने रैंडमली एक फिगर ले लिया एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। एम ऑब्जर्व्ड आ गया। तो अभी रिएक्शन कैसी है, डिसोसिएशन है, और डिसोसिएशन के लिए हमारा अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या था, एम थियोरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड एन माइनस 1। एन कितना है यहाँ पे, 1 प्लस हाफ मतलब 3/2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एन। ये अपना एन हो गया। एम थियोरेटिकल लेते हैं हम, इनिशियली जो चीज़ है उसका मास कितना हो गया 80, 32 प्लस 48, ठीक है, माइनस 68.3 जो हमारा एम ऑब्जर्व्ड है, यहाँ पे 68.3, एन इज़ 3/2 माइनस 1। देखो यहाँ से अल्फ़ा आ गया, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हमको इस रिएक्शन पे काम करना है, तो इस रिएक्शन पे काम करते हैं। इनिशियली कितने मोल्स दे रखे हैं हमको, नहीं दे रखा, ए मान लो, ये 0 और ये 0। फिर आया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ए माइनस ए अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा और ये हो जाएगा हाफ ए अल्फ़ा। स्टोइकोमेट्री देखो इसका हाफ है तो हाफ ए अल्फ़ा हो गया। एन इक्विलिब्रियम अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना आ गया मेरे पास, एन इक्विलिब्रियम क्यों निकालना पड़ रहा है, केपी निकालना है मुझे, और केपी के लिए क्या चाहिएगा, मोल फ्रैक्शन। तो एन इक्विलिब्रियम इनको सबको ऐड कर दो, ए 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल एन एट इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर हाफ
अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। वैल्यूज़ डाल दो सारी। SO2 का पार्शियल प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो हो गया A अल्फ़ा अपॉन टोटल 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू P। P 1 है तो कोई सेंस बनता नहीं है उसको लिखने का, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समझ के लिए आपकी। इधर A अल्फ़ा बाय 2 अपॉन A 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू P, इसका एक्सपोनेंट हाफ है। डिनोमिनेटर में A 1 माइनस अल्फ़ा जो कि हमारे पास SO3 के इक्विलिब्रियम पे मोल्स हैं अपॉन टोटल मोल्स, तो 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू P। ये हो गया। देखो A तो कट ही रहा है सब जगह से, कोई सेंस नहीं था उसका, ठीक है। तो ऐसे केसेस में 1 भी ले सकते हो स्टार्टिंग में A को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी गुड प्रैक्टिस ये है कि A लो, वो फाइनली कैंसिल आउट हो ही जाता है। अल्फ़ा हम यहाँ से निकाल चुके हैं, ये वैल्यू मैं अल्फ़ा की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। P हमारे पास 1 गिवन है, आ गया इधर से KP। यही निकालना था हमको सवाल में। समझ आया कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इजी कंसेप्ट है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है। देखो, एट 1200 डिग्री सेल्सियस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम। हमको दे रखा है रिएक्शन, थोड़ी अजीब सी रिएक्शन लेयर लग रही है, कोई बात नहीं, दे रखा है। द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर मे बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेट ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, थोड़ा सा गैशियस मिला दिया। मेजरिंग द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू एन ओरिफिस, एक छोटे होल से। इट इज़ फाउंड दैट एट 1200 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर the mixture effuses 1.16 times as fast as krypton effuses under the same condition, मतलब सेम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम कंडीशंस हैं। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन, हमको एटॉमिक वेट उसका गिवन है। तो सबसे पहले काम, अब देखो इसमें भी अल्फ़ा निकालने का कोई सोर्स नहीं है और हमको डेटा गैशियस स्टेट की तरीके से दे रखा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था R वाला, रेट वाला। तो यहाँ पे अगर मैं R मिक्सचर अपॉन R क्रिप्टन करता हूँ, क्योंकि उसी का डेटा दे रखा है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ क्रिप्टन अपॉन मास ऑब्जर्व्ड। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये, एंड दिस इज इक्वल टू 1.16, यही बोल रहा है सवाल। तो m क्रिप्टन अपॉन m ऑब्जर्व्ड, ये कितना हो गया? m क्रिप्टन 84 दे रखा है, m ऑब्जर्व्ड नहीं पता 1.16। इधर से सॉल्व कर लो इसको, तो आई गेस ये इतना आएगा 62.42। एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना। ये हमारे पास m ऑब्जर्व्ड आ गया। रिएक्शन को ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन भी डिसोसिएशन है, और इस रिएक्शन को अगर मैं देखता हूँ तो n मुझे क्लियरली 2 दिख रहा है। कितने पार्टिकल्स हैं प्रोडक्ट में? 2। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाता हूँ तो अल्फ़ा क्या था डिसोसिएशन के लिए? m थियोरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व्ड n-1। ठीक है, तो m थियोरेटिकल इनिशियल मास होता है, ये कितना हो जाएगा? 71 माइनस 62.42 जो कि ऑब्जर्व मास है अपॉन 62.42, 2 माइनस 1। ठीक है, इधर से हम इजीली अल्फ़ा निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ़ वाली बात इसमें तो अब है ही नहीं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा यहाँ पे अल्फ़ा आ गया कितना, जो भी आएगा यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेना। अब एक बार अल्फ़ा आ गया तो अब हम इस रिएक्शन पे कार्रवाई करना स्टार्ट करते हैं। Cl2 गैस, ये हमको दे रखी है, डिसोसिएट कर रहा है अपने एटम्स में इस तरीके से। तो इस पे अगर अब हम थोड़ी सी कार्रवाई करें तो इनिशियली इसके मोल्स नहीं पता है, ए मानो 0। इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ए अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 2a अल्फ़ा। स्टोइकियोमेट्री इज 2। अब एन इक्विलिब्रियम निकाल लो, क्योंकि केपी निकालना है तो उसके लिए हमको मोल फ्रैक्शन चाहिएगा। ये A1 प्लस अल्फ़ा आ गया, कोई तकलीफ़ वाली बात ही नहीं है। इधर अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो देखो इस रिएक्शन के लिए केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। सिंपल सी इक्वेशन है। Cl2 का पार्शियल प्रेशर इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू प्रेशर, इसका स्क्वायर करना ना भूलें। और Cl2 के लिए क्या हो जाएगा? A1 माइनस अल्फ़ा अपॉन A1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी। कोई तकलीफ़ इसमें? सवाल को अगर ध्यान से देखो तो सवाल में प्रेशर हमको दे रखा है। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बारी। हाँ, 1 atm दे रखा है। इट इज़ फाउंड दैट एट 1200 डिग्री सेल्सियस एंड
1 atm, तो प्रेशर हमारे पास फिर से 1 है। अब यहाँ पे अच्छा केसी पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमने ये केपी निकाल लिया। अल्फ़ा की वैल्यू हम इधर से डाल देंगे, यहाँ से जो भी अल्फ़ा आएगा उसको हम इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो अल्फ़ा सब्सटीट्यूट करने पे केपी आ जाएगा। और अब अगर भैया केपी आ गया तो कुछ एक्सप्रेशन पढ़ा था ऐसा, पुरानी चीज़ें भूलनी नहीं है, ये एक्सप्रेशन ध्यान है, आर टी डेल एन, के पी आ गया, के सी निकल जाएगा, आर हमको पता है, आर हम डाल देंगे 0.082, टेम्परेचर हमको दे रखा है 1200 डिग्री सेल्सियस मतलब 1473 केल्विन, और जो डेल एन है तो रिएक्शन को देखो, रिएक्शन इज़ 2Cl Cl2, तो डेल एन यहाँ पे कितना हो गया 2 - 1, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल एन की वैल्यू भी हमको पता है दैट इज़ 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बहुत इजीली, केसी। कोई तकलीफ, क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा और बड़ा है, इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, अ 250 ml फ्लास्क एंड अ 100 ml फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय अ स्टॉप कॉर्क। ठीक है, तो पहले हम इतना ही देख लेते हैं जो बोल रहा है कि दो फ्लास्क हैं, एक स्टॉप कॉर्क से सेपरेट हुए हुए, इस तरीके से दो फ्लास्क ले लिए। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, और एट 350 केल्विन द NO इन द लार्जर फ्लास्क, इसमें हम NO ले लेते हैं, एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 0.46 atm, प्रेशर दे रखा है 0.46 atm, वॉल्यूम इसका दे रखा है हमको 250 ml। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है स्मॉलर फ्लास्क कंटेन्स O2, इसमें O2 है, वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml, ठीक है 100 ml, और प्रेशर कितना दे रखा है 0.868। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। गैसेज आर मिक्स्ड बाय ओपनिंग द कॉर्क एंड द रिएक्शन अकर्स एट, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट्स व्हाइल द सेकंड रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये भी अच्छी बात है। अज्यूमिंग ऑल द गैस टू बिहेव आइडियली, मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लग सकता है। कैलकुलेट केपी फॉर रिएक्शन इफ फाइनल टोटल प्रेशर इज 0.37 atm। कैसे करा जाए इस सवाल को, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो देखो अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुमने पहले प्रैक्टिस नहीं करे तो फिर एग्जाम में दिक्कत होने की चांसेस हैं। तो देखो हम इसको कोशिश करते हैं, जब आइडियल गैस दे रखा है तो पी वी इक्वल्स टू एनआरटी को यूज़ करा जाए। मैं अपने फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं एन नॉट के मोल्स पहले निकाल, सॉरी एन ओ के मोल्स हम पहले निकाल सकें। तो एन ओ के मोल्स यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ। प्रेशर हमको दे रखा है, प्रेशर इज़ 0.46, वॉल्यूम इज़ 250 ml दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करना ना भूलें। आर हो जाएगा 0.082 और टेम्परेचर 350 केल्विन दे रखा है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो लेट से ये 4 × 10⁻³ मोल्स आ गया। डेटा मैं रैंडमली ले रहा हूँ ताकि हम आगे उसको एक्सप्लेन कर सकें। सिमिलरली अगर मैं NO2 निकालूंगा तो वो भी PV/RT, इधर प्रेशर कितना दे रखा है 0.86, वॉल्यूम इज़ 100, कन्वर्ट करना ना भूलें, ml में दे रखा है, ये 0.0821, टेम्परेचर इसके लिए भी कितना 350, ये आ रहा है इतना, ठीक है, लेट से ये इतना आ रहा है। अब रिएक्शन क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा पलट लेता हूँ, यहाँ पे इसको यहीं रख लेते हैं। देखिए रिएक्शन हमको दे रखी है कि 2NO + O2, ये रिएक्ट करके बना रहा है पहले 2NO2, ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, क्लियरली बोल रहा है क्वेश्चन में N2O4। तो जब ये पहली रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसके बाद NO2 हमारे पास जो बच रहा है वो इतना बच जाएगा। अब NO2 क्यों बच रहा है, देखो इसके 1 मोल्स के लिए इसके 2 चाहिए, तो ये अभी हमने देखा था, ये कितना आया 3 × 10⁻³ और ये कितना था 4 × 10⁻³। तो इसके 1 के लिए इसके 2 चाहिए, तो इसके 3 के लिए 6 चाहिएगा, लेकिन ये है 4, मतलब दिस इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये पूरा ख़त्म हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसके 4 जो है वो इसके 2 पे कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब इसका 1 मोल बच रहा है। मैं एक्सपोनेंट हटा के बोल रहा हूँ ताकि बोलने में आसानी रहे। तो 1 × 10⁻³ मोल्स O2 के बच गए।
तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि NO2 फॉर्म जो है वो ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से ही बना होगा। तो 4 × 10⁻³ मोल्स NO2 के फॉर्म हो रहे हैं। इधर तक कोई तकलीफ? आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इतना डेटा अब हमने निकाल लिया, तो फिर ये रिएक्शन जो पहली रिएक्शन है वो तो हमारे किसी काम की अब नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं सीधा। वो हमको दे बोल रही है 2NO2 और इसके बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। ये हमारे पास आ चुका है कि इतने मोल्स बन रहा है, तो इनिशियली ये 0 होगा, और जब इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻³ 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना बन जाएगा, 4 × 10⁻³ इंटू अल्फ़ा। ध्यान रहे बाय 2 करना मत भूलना। देखो यहाँ स्टोइकियोमेट्री 2 है तो पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करोगे, ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ अब। तो अब मैं निकाल लेता हूँ कि इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हैं टोटल। देखो काफ़ी बड़ा नंबर है तो अभी मैं इसको y बोल देता हूँ, समझाने के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ये हमको क्यों निकालना पड़ रहा है, Kp निकालना है। Kp के लिए हमको टोटल मोल्स चाहिएंगे ही इक्विलिब्रियम पे। अब सवाल आता है कि इसमें भी तो तुम्हारे पास अल्फ़ा नहीं पता है, कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो तुम एक डेटा यहाँ पे और यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमको दे रखा था क्वेश्चन में कि फाइनल टोटल प्रेशर इज़ 0.37 atm। ठीक है, और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं। हमको दोनों फ्लास्क का पता है 250 और 100, तो फाइनल वॉल्यूम 350 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज़ करके, एक्सप्रेशन कौन सा, PV = nRT यूज़ करके y की वैल्यू बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे PV = nRT को यूज़ करता हूँ तो प्रेशर हो गया 0.37 जो क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम हो गया 350, लेकिन ये ml में होगा, इसको भी कन्वर्ट करना मत भूलना। ये हम किस पे निकाल रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं, ये जो मैंने y अभी सपोज करें, बाकी ये सॉल्व करके यहाँ से अल्फ़ा की फॉर्म में आएगा, इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 350। तो यहाँ से ये जो y है, देखो ये y मैंने माना है, ये जो तुम्हारे पास y आएगा ये अल्फ़ा की टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम y नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट होगा। मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा था, कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, आप लोग घर पे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे निकालना है Kp। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Kp अगर मैं निकालूंगा तो Kp का एक्सप्रेशन क्या आएगा, N2O4 का पार्शियल प्रेशर, NO2 का पार्शियल प्रेशर उसका स्क्वायर। ठीक, और वो कितना हो जाएगा, देखो N2O4 के इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं, 4 × 10⁻³ ठीक, इंटू α/2, और हमने टोटल मोल्स कितने माने, y, कोई दिक्कत इसमें, इंटू प्रेशर अपॉन NO2 का कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ 1 माइनस अल्फ़ा, टोटल मोल्स y हैं, इंटू p, इसका स्क्वायर करना मत भूलना। ये वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से इधर गई, y भी निकला वो भी इधर गया, प्रेशर हमको ऑलरेडी दे रखा है कितना, 0.37, तो सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इसमें चली गई। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, Kp। तो इसको आप लोग अटैम्प्ट करिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालिए इसकी। अगर कोई तकलीफ़ आती है तब फिर मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट अभी क्लियर है। नहीं क्लियर है, एक दो बार इसको देखिए, बार बार समझ में आ जाएगा, इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ले चैटलियर प्रिंसिपल। थैंक यू।